नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु आपके लिए लगातार प्रश्नों की श्रृंखला दिए हैं। हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करवाना। लगभग 500 प्रश्न हम आपको एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के आरंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस विचारक ने मनुष्य के कार्य का प्रेरक तत्व सुख की प्राप्ति एवं दुख से बचाव की इच्छा को माना है? तो आपको बताना है कि मनुष्य के कार्य का प्रेरक तत्व सुख की प्राप्ति एवं दुख से बचाव की इच्छा है, किस विचारक का मानना है? ऑप्शन ए है थॉमस हॉब्स, बी है जे.एस. मिल, सी है हर्बर्ट स्पेंसर और डी है जेरेमी बेंथम। तो दोस्तों सही उत्तर आप जानते होंगे, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जेरेमी बेंथम। बेंथम ने अपनी रचना एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द मोरल्स एंड लेजिस्लेशन जो कि 1789 में आई थी, उसमें लिखा है अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करें। बेंथम की सुखवादी संकल्पना यहाँ पे दिखाई देती है, जो कि मात्रात्मक सुख की संकल्पना है। और उन्होंने सुखवादी जो आकलन है वो उसका सिद्धांत दिया है, जिसे आप फैलासफी के कैलकुलेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसके अनुसार सुख का मापन किया जा सकता है। जिसके अनुसार उन्होंने सुख के मापन के बहुत सारे प्रेरक तत्व बताए हैं। इसमें तीव्रता, समयावधि, निश्चितता, निकटता, उर्वरता, उत्पादकता, शुद्धता इत्यादि आते हैं। तो याद रखेंगे, मनुष्य के कार्य का प्रेरक तत्व सुख की प्राप्ति एवं दुख से बचाव जेरेमी बेंथम से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नांकित में से किसका मत था कि अब तक विद्यमान रहे समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? यहाँ वर्ग संघर्ष के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, बी माओ, सी लेनिन, डी ग्रामसी। इससे भी आप भली भांति जानते हैं वर्ग संघर्ष का संबंध जुड़ा है कार्ल मार्क्स से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। मार्क्स की प्रसिद्ध रचना है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि 1848 में आई थी। उन्होंने कहा था कि इतिहास की व्याख्या आर्थिक नीतिवाद के सिद्धांत के आधार पर होती है, यानी समाज दो प्रकार के प्रमुख वर्गों में बटा है। जो कि आप पूंजीवादी समाज के विषय में बात करें तो उसमें एक बुर्जुआ वर्ग और दूसरा होता है सर्वहारा वर्ग, जिसमें उत्पादन के साधनों पर आधिपत्य जो रहता है वो बुर्जुआ का रहता है, और सर्वहारा से लगातार उनका संघर्ष बना रहता है। तो उनका ये भी मानना था कि एक ऐसी अवस्था आएगी जब उत्पादन के साधनों पर सर्वहारा वर्ग का अधिनायक होगा, और जैसे ही अधिनायक कायम हो जाता है वैसी वर्ग संघर्ष जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो याद रखना, अब तक विद्यमान रहे समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कथन कार्ल मार्क्स से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन माना जाता है? तो आपको बताना है दूसरा सदन सबसे कमजोर उच्च सदन किस देश में के लिए माना जाता है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी कनाडा, सी ब्रिटेन और डी है भारतवर्ष। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आया है कनाडा। तो क्षमा चाहेंगे दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कनाडा का जो व्यवस्थापिका का दूसरा सदन है वो सबसे कमजोर उच्च सदन नहीं होगा। यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन नीचे दिया हुआ है, तो आप नीचे पढ़ें ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन बिल्कुल सही है। ब्रिटेन राज्य की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन, जिसे लॉर्ड सभा के नाम से भी जाना जाता है, ये विश्व का सबसे कमजोर द्वितीय सदन माना जाता है। पहले पूर्व में यह वास्तविक रूप से उच्च सदन था, लेकिन अब यह द्वितीय सदन के रूप में कार्य करता है। और हाउस ऑफ कॉमन्स की अगर बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन्स अब प्रमुख सदन के रूप में वहाँ पे वर्क कर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी आपका नीचे दिया है, सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक विचारक के दर्शन को सूकर दर्शन की संज्ञा दी जाती है? यहाँ सूकर यानी सुअर से संबंधित है। आपको बताना है किसके राजनीतिक विचार के दर्शन को सूकर दर्शन बोला जाता है? ऑप्शन ए मैकियावेली, बी टी.एच. ग्रीन और सी बेंथम, डी हेगल। तो दोस्तों हीगल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंथम। बेंथम के बारे में हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा। वो अधिकतम सुख की कल्पना करते हैं, और बेंथम को उपयोगितावाद जो कि सुखवाद की संकल्पना से जुड़ा है उसको सूअरों के लिए उपयुक्त है ऐसा माना गया है। बेंथम साधनों के सही होने पर जोर नहीं देते, केवल सुख की बात करते हैं। और ये सारी बातें जो है एक प्रसिद्ध विचारक जिनका नाम है थॉमस कार्लाइल, इन्होंने कहा था।
तो अगर प्रश्न आ जाता है कि सुपरदर्शन किसने कहा, तो इसका उत्तर होगा थॉमस कार्लाइल। और किसके बारे में कहा, तो ये बेंथम के बारे में कहा। और बेंथम का एक कथन और भी है कि यदि कविता पढ़ने तथा जुआ खेलने में समान सुख प्राप्त हो तो दोनों बराबर होते हैं। तो इस तरह के कथन बेंथम के द्वारा दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक किस प्रकार की शैली में लिखा गया ग्रंथ है? ऑप्शन ए है नाटकीय शैली, बी काव्यात्मक शैली, सी सामान्य गद्यात्मक शैली, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रिपब्लिक ग्रंथ जो है वो संवाद शैली में लिखा गया है, तो नाटकीय, काव्यात्मक और सामान्य गद्यात्मक शैली इसमें शामिल नहीं है। इसकी रचना आप जानते हैं प्लेटो ने की थी 375 बीसी के लगभग, उसके आसपास इसकी रचना हुई थी, ग्रीक भाषा में लिखी है। और रिपब्लिक में सुकरात का जो संवाद है, सुकरात के साथ में जो संवाद किया गया है उसका संकलन है। इसमें राष्ट्र के बारे में बातचीत की गई है, राष्ट्र राज्य के बारे में बातचीत की गई है, न्याय के बारे में बातचीत की गई है, व्यक्ति के आदर्श रूप की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं। ये फेमस किताब है वेल्थ ऑफ नेशन। ऑप्शन ए है रस्किन, बी कॉलरिज, सी कार्ल मार्क्स और डी एडम स्मिथ। सही उत्तर आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन जो कि 1776 में लिखी गई किताब है, इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है एडम स्मिथ। अगला प्रश्न हम देखेंगे, व्यवस्थापिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करते समय निम्नांकित में से कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी राज्यसभा का अध्यक्ष और डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो आप इसे भी भली भांति जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वित्त मंत्री। जब भी बजट की प्रस्तुतिकरण होता है तो वित्त मंत्री ही इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और बजट के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में बताया गया है कि इसके अनुसार प्रत्येक राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार के उस वर्ष के लिए जो भी बजट होगा या जिसे आप प्राकृतिक प्राप्तियां कहते हैं, व्यय होता है, उसका विवरण रखवाएगा। तो इसे आप वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से भी जानते हैं, जिसे बजट कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नवीन लोक प्रशासन द्वारा निम्नांकित में से किसका समर्थन नहीं किया गया है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद, बी विकेंद्रीकरण, सी मानवतावाद और डी बहुलवाद। यहाँ पे बोला गया है नवीन लोक प्रशासन द्वारा किसका समर्थन नहीं है, तो किस में इसका समर्थन नहीं दिखता है आपको वो बताना है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जो है वो नवीन लोक प्रशासन का समर्थन करता हुआ नहीं दिखाई देता है। नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा 1960 के दशक के आसपास आई थी और ड्वाइट वाल्डो जो है इसके प्रतिपादक माने जाते हैं, और ड्वाइट वाल्डो को ही नवीन लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। और नवीन लोक प्रशासन का जोर मानव केंद्रित प्रशासन पर होता है, जिसमें कुशलता, मितव्ययता, विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र, मानवीय गरिमा, बहुलवादिता, नागरिक सहभागी प्रशासन, नैतिकता इत्यादि तत्वों पर बल दिया जाता है, व्यवहारवाद पर नहीं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पद सोपान को निम्नांकित में से किस विद्वान ने स्केलर प्रक्रिया कहा है? तो पद सोपान को किसने स्केलर प्रक्रिया के नाम से बुलाया है? ऑप्शन ए मूने व रेले, बी एल डी वाइट, सी पिफनर और डी साइमन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, मूने एवं रेले। पद सोपान जिसे हेरारकी के नाम से भी आप जानते हैं, इसे मूने और रेले ने एक नया नाम दिया जिससे बोला गया स्केलर प्रक्रिया, यानी कि क्रमिक प्रक्रिया है जो सीढ़ी के अनुसार है, मतलब जैसे सीढ़ी होती है उस तरह की है। और पद सोपान का शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो उच्चतर से निम्नतर स्तर पे आना होता है। इसके लिए प्रक्रिया का अर्थ होता है कर्तव्यों को विभिन्न कार्यों के बजाय प्राधिकार और उसके अनुसार निर्धारित उत्तरदायित्व को श्रेणीबद्ध करना। यानी कोई सीनियर अधिकारी जूनियर अधिकारी को कोई पद दे देता है और कोई जिम्मेदारी दे देता है और वो जिम्मेदारी वो उससे जूनियर अधिकारियों को देता है। इस प्रकार से एक स्केल बन जाता है, एक सीढ़ी बन जाती है। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार है? ऑप्शन ए शक्ति, बी सहयोग, सी नैतिकता, डी शांति। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शक्ति। यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु शक्ति को माना गया है। और यथार्थवादी विचारक के रूप में आप जानते हैं मार्गेनथाउ एक प्रसिद्ध यथार्थवादी विचारक हैं। उन्होंने पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल
फॉर पावर एंड प्लेस जो कि पावर एंड पीस जो कि 1948 में लिखी गई है, उसमें इसके बारे में कहा है। और उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति साधन व साध्य दोनों है। तो जिसके पास शक्ति है उसका सब कुछ होता है और वही सबके ऊपर शासन कर पाता है, उसका प्रभाव सब पे होता है। इस तरह की बातें इसमें बताई गई हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्राचीन काल में इराक को निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ये राजनीतिक और ऐतिहासिक प्रश्न है। ऑप्शन ए है बेबीलोन, बी है अबिसीनिया, सी सीरिया और डी मेसोपोटामिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया दो तरह के शब्दों से मिलकर बना है। मेसो का अर्थ होता है मध्य में और पोटामिया का अर्थ होता है नदी, यानी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता था। तो इराक की स्थिति इसी तरह से है, इसी वजह से प्राचीन समय में इसे मेसोपोटामिया बोला जाता था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में निम्न प्राय में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है? यह हम पहले भी इसका अभ्यास कर चुके हैं। ऑप्शन दिए हैं आपको, ए वेद, बी रामायण, सी अर्थशास्त्र और डी मनुस्मृति। तो दोस्तों जब भी देवी सिद्धांत से संबंधित प्रश्न आएगा तो स्पष्ट वो मनुस्मृति से जुड़ा है, इसलिए ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत दिया गया है, उसका समर्थन किया गया है। मनुस्मृति में यह भी बताया गया है कि राजा ईश्वर से उत्पन्न होता है और राजा में अनेक देवता निवास करते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति भी ईश्वर द्वारा की गई है और उसके प्रतिनिधि के रूप में राजा को भेजा गया है जो कि राज्य का संचालन करता है। तो सही उत्तर देवी सिद्धांत का समर्थन मनुस्मृति में है। अगला प्रश्न है, नौकरशाही निम्नांकित में से किस प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए संघात्मक, बी संसदात्मक, सी एकात्मक और डी सभी प्रकार की सरकार। तो दोस्तों सही उत्तर आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार की सरकार में नौकरशाही देखने मिलती है। वर्तमान समय में ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जो नौकरशाही के अनुसार अपना वर्क नहीं करती है। सरकार के द्वारा जो नीतियों का निर्माण होता है उसमें अप्रत्यक्ष भूमिका नौकरशाही की होती है तथा नीतियों को लागू करने की भी भूमिका जो है वो नौकरशाही निभाती है। इसलिए हर सरकार में चाहे वो संघात्मक, संसदात्मक या एकात्मक हो, नौकरशाही इंपॉर्टेंट है, उसकी मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शासन का प्रकार विश्व राज का मॉडल बन सकता है? ऑप्शन ए एकात्मक सरकार, बी संघात्मक सरकार, सी संसदीय सरकार और डी अध्यक्षीय सरकार। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी संघात्मक सरकार। तो संघात्मक सरकार वर्तमान में शासन स्वरूप को के देखने पर पता चलता है कि संघात्मक सरकार एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें विश्व राज का मॉडल बनाया जा सकता है। विभिन्न राज्य एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं, एक प्रकार का समझौता या फिर आप उसे बोल सकते हैं संविदा, उससे जुड़ करके एक संघ की स्थापना करते हैं और इसी प्रकार से संघों को मिला करके राज्य बनाए जा रहे हैं यानी देश बनाए जा रहे हैं। तो ये जो मॉडल है ये विश्व राज का मॉडल माना जा सकता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संघात्मक सरकार। अगला प्रश्न, लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है? ऑप्शन ए लोगों में आपस में समझौता, बी जनता एवं समुदाय के मध्य समझौता, सी जनता एवं सरकार के मध्य समझौता और डी है जनता एवं संप्रभु के मध्य समझौता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों के आपस में समझौता करने के बाद में एक सरकार बनती है और वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को अपने अधिकार देते हैं। तो लॉक के समझौता में आएगा लोगों का आपस में समझौता। अगला प्रश्न हम देखेंगे, चौरा चौरी कांड का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन ए खिलाफत, बी असहयोग, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, असहयोग आंदोलन का संबंध चौरा चौरी कांड से है। आप सभी जानते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के द्वारा हुआ था और इसमें अहिंसा को करने से पूर्णतः रोका गया था। फिर भी 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना हो जाती है, जिसके फलस्वरूप गांधी जी जो कि असहयोग आंदोलन चल रहा था और अपने पीक पे था उसे स्थगित कर देते हैं। तो चौरा चौरी कांड का संबंध असहयोग आंदोलन से जुड़ा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था?
ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी चंद्रशेखर और डी मोरारजी देसाई। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों की आप जरूर प्रैक्टिस करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री। क्षमा चाहेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य के रूप में थी और 1964 के 64 से लेकर 67 के दौरान वो राज्यसभा की सदस्य थी, जिस दौरान वो प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सही उत्तर इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, बी लोकलेखा समिति, सी लोक उद्यम समिति और डी आश्वासन समिति। आपको यहाँ बताना है कैग जो है वो किस समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें जो 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से, 7 जो होते हैं राज्यसभा से चुने जाते हैं। और भारत में आप सभी जानते हैं केग की भूमिका। केग जो है संघ और राज्य दोनों के लेखा परीक्षण का अधिकार रखता है और लोक लेखा समिति जो होती है इससे जब ये लेखा परीक्षण कर लेता है तो उससे मदद ले पाती है। उसके आधार पर जांच करती है कि क्या खर्च किया गया है, ये उचित है या नहीं, यह खर्च तर्कसंगत है या नहीं, उसमें विवेक लगा के खर्च हुआ है नहीं, इत्यादि। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सुशासन से तात्पर्य है? ऑप्शन ए जनता के हित में कार्य करना, बी व्यवस्था में अधिकतम सहभागिता अदा करना, सी सरकार एवं समाज में सहयोग करना और डी सभी सही हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा डी सभी सही है। सुशासन जनता के प्रति केंद्रित शासन होता है जिसमें जनता के हित में कार्य करना, व्यवस्था में अधिकतम सहभागिता अदा करना, सरकार समाज में सहयोग पैदा करना, ये चीज इसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता की अवधारणा निम्नांकित में से किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी स्विट्जरलैंड और डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रिटेन। संविधान में जो अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता की अवधारणा है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और एक और प्रश्न आता है इससे रिलेटेड, विधि के यहाँ पे प्रश्न दिया है विधि के समक्ष समानता, और अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड आएगा कि विधि का समान संरक्षण की अवधारणा। तो विधि के समान संरक्षण की अवधारणा जो है वो अमेरिका से ली गई है और विधि के समक्ष समानता की अवधारणा जो है वो ब्रिटेन से ली गई है, ये आप याद रखेंगे। विधि के समक्ष समानता का अर्थ होता है सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के विधि के समक्ष समान होंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ऑप्शन ए है 40वां, बी 41वां, सी 42वां और डी 43वां। सही उत्तर आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश है उसके आधार पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे जो कि 1976 में जोड़े गए थे। ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A के रूप में जोड़े गए हैं और वर्तमान में लेकिन अभी 10 नहीं है, 11 हमारे पास में मूल कर्तव्य उपलब्ध है। 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पंचायती राज संस्थानों की आय का मुख्य साधन है? ऑप्शन ए ऐच्छिक योगदान, बी संपत्ति कर, सी स्थानीय कर और डी सरकारी अनुदान। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्थानों की आय का मुख्य साधन यहाँ पूछा है, इसलिए मुख्य साधन सरकारी अनुदान होगा। इसके अलावा वो स्थानीय रूप से कर भी लगा लेते हैं, संपत्ति कर, ऐच्छिक योगदान, ये सभी मिलता रहता है, लेकिन मुख्य यहाँ पे आएगा सरकारी अनुदान। और यदि हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 280 के आधार पर केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र द्वारा ये अनुदान भेजा जाता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 243(1) के आधार पर राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य द्वारा इन्हें अनुदान मिलता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सी याचिका व्यक्तित्व स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए परमादेश, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी अधिकार परीक्षा और सी अधिकार परीक्षा और डी प्रतिषेध। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। आप जानते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण
ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में हम बात करें तो ये हमारे अनुच्छेद जो कि संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं, अनुच्छेद 32, उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें 5 प्रकार की रिट होती हैं। उसमें एक बंदी प्रत्यक्षीकरण भी है, जिसमें बंदी को ये स्वतंत्रता होती है कि जबरन उसको हिरासत में रखने के विरुद्ध वो याचिका लगा सकता है, और उसके दाखिल करने के बाद में उस व्यक्ति को न्यायालय के समय एक निश्चित समय सीमा पे ज़्यादातर वो 24 घंटे होता है, उसमें उसके बीच में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। तो याचिका व्यक्तित्व स्वतंत्रता से संबंधित है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, और ये अनुच्छेद 32 से संबंधित है। अगला प्रश्न, शिमला समझौते पर निम्नांकित में से किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो शिमला समझौते के समय कौन था, आपको उसके अनुसार आंसर देना है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी और Z.A. भुट्टो, बी है इंदिरा गांधी और अयूब खान, सी है जवाहरलाल नेहरू एवं Z.A. भुट्टो, और डी है मोरारजी देसाई और भुट्टो। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी और भुट्टो के मध्य में शिमला समझौता हुआ था। ये 1972 में हुआ था, 2 जुलाई के दिन, और इस शिमला समझौते में भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जे भुट्टो यानी जुल्फिकार अली भुट्टो इनका पूरा नाम है, तो इन्होंने भाग लिया था। इसमें हस्ताक्षर किया गया था, एक शांति समझौता के रूप में ये समझौता हुआ है। इसमें तय हुआ था कि दोनों देश आपसी विवादों का अंतर द्विपक्षीय बातचीत से ही फैसला लेंगे और शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास करेंगे, किसी प्रकार का जो एक्सटर्नल जो इंटरफेयर है वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त कराया? ऑप्शन ए 1960, बी 1961, सी 1962 और डी 1963। इसका उत्तर आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय नाम का एक ऑपरेशन चलाया था, और ये सैन्य संचालन वाला ऑपरेशन था, यानी सेना यहाँ पे भेजी गई थी। इसमें गोवा, दमन, दीव ये जो पुर्तगाल के कब्जे में थे, इन्हें गोवा को एक बाद में एक राज्य के रूप में और दमन दीव को भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। ठीक है, और अगर राज्य की हमने बात की है तो 1987 में गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर मूल रूप से कहाँ हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी सैन फ्रांसिस्को, सी पेरिस, डी जेनेवा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में हुआ था। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का चार्टर का निर्माण हुआ और इसी में हस्ताक्षर किए गए थे। तो याद रखेंगे 1945 सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकार की संस्थाएं क्या कर सकती हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए में है कर लगा सकती हैं, बी कर नहीं लगा सकती, सी राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से कर लगा सकती हैं, और डी राज्य सरकार को कर प्रस्तावित कर सकती हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से कर लगा सकती है। स्थानीय सरकार मतलब जहाँ पे पंचायती और नगरीय सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, यानी लोकल गवर्नमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पे राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से वो कर लगा सकती है। इसका वर्णन अनुच्छेद 243H में और 243X में दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान का अर्धसंघी कहा है? मतलब भारतीय संविधान को किसने अर्धसंघी बताया है, उस विद्वान का नाम बताएंगे। ऑप्शन ए KC वियर, बी KT शाह, सी DD बसु और डी है मॉरिस जोन्स। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आएगा KC वियर। इन्होंने भारतीय संविधान का अर्धसंघी बताया है। तो भारतीय संविधान को इन्होंने अर्धसंघी नाम से बुलाया है। भारतीय संविधान सरकार की इस तरह की सरकार की स्थापना करता है। इसमें 2 प्रकार की सरकार होती हैं। इसमें शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, कठोर संविधान इत्यादि सारी चीज़ इसमें होती है। ठीक है, और इसमें एक प्रकार की स्वतंत्र न्यायपालिका भी हमें दिखाई देती है। परंतु भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक लक्षण भी दिखाई देते हैं। इसमें एकात्मक लक्षण की बात करें तो एकहरी नागरिकता, सशक्त केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, एकीकृत न्यायपालिका, एक प्रकार से लचीला संविधान, ये सब कहा गया है। तो भारतीय संविधान में हमने एक चीज़ और देखा कि इसे राज्यों का संघ बोला जाता है। इसी कारण से राज्यों के संघ बोलने के कारण से इसे अर्धसंघी जो है
अर्धसंघीय के नाम से बुलाया है? तो विद्वान का नाम याद रखेंगे, केसी वियर। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इस बारे में संविधान मौन है। बी, संविधान द्वारा पुनः निर्वाचन प्रतिबंधित है। सी, संविधान में केवल एक बार पुनर्निर्वाचन की बात की गई है। और ऑप्शन नंबर डी, संविधान 5 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः निर्वाचन की अनुमति देता है। तो इसमें सत्य कथन खोजना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस बारे में संविधान ने किसी प्रकार का कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के संबंध में बिल्कुल ही मौन है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है पद ग्रहण से 5 वर्ष तक का बताया गया है, तथा वो कब तक पद पर बना रहेगा इस बारे में कोई भी वर्णन नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि जब तक नया उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वो अपने पद पर रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए, कापलान, बी, आमंड, सी, ईस्टर्न और डी, लासवेल। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, ईस्टर्न। डेविड ईस्टर्न ने 1953 में व्यवस्था उपागम के बारे में बातचीत की गई थी। यह आगत निर्गत सिद्धांत से संबंधित है और डेविड ईस्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण निवेश व निर्गत के माध्यम से किया, जहां निवेश समाज या पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम के अंतर्गत निम्नांकित में से किसकी उपेक्षा की गई है? तो आपको बताना है तुलनात्मक राजनीति के उपागमों में किसकी उपेक्षा की गई है। ऑप्शन ए, सरकारों का अध्ययन, बी, संस्थानों का अध्ययन, सी, संस्थानों की तुलना और डी, अनुभविक अन्वेषण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभविक अन्वेषण। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम में संस्थानों, सरकारों का अध्ययन व उनकी तुलना पर बल दिया जाता है और यहाँ जो उपेक्षा की गई है वह है अनुभविक अन्वेषण। अगला प्रश्न देखेंगे, अमेरिकी संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके माध्यम से की गई है? ऑप्शन ए, व्यवस्थापिका, बी, सीनेट के माध्यम से उसके अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन सी दिया है स्वैच्छिक समझौता और डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वैच्छिक समझौता। अमेरिकी संघ की स्थापना स्वैच्छिक समझौते के आधार पे हो गई है और ये 1976 में इनका एक संविधान बन के तैयार हुआ था और विश्व का प्रथम संविधान, प्रथम संघीय व्यवस्था के रूप में ये उभरा था। उस समय इनकी जो राज्यों की संख्या थी 13 हुआ करती थी, वर्तमान में ये बढ़कर के 50 राज्य हो चुके हैं। इन राज्यों में संघ में समान प्रतिनिधित्व यानी सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य होता है, चाहे वो राज्य छोटा हो या बड़ा हो। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, स्वैच्छिक समझौता के आधार पर अमेरिकी संघ की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है यानी सही नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है कौटिल्य, उसका जुड़ाव है अर्थशास्त्र से। दूसरा दिया है ऑप्शन नंबर बी में भीष्म, शांति पर्व से। सी, मैकियावेली, राजनीति से। और डी, प्लेटो जो है उनका जुड़ाव है लॉज से। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है मैकियावेली, राजनीति से, यह गलत है। इसके अलावा कौटिल्य अर्थशास्त्र, भीष्म, शांति पर्व और प्लेटो जो है वो राज्य से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है किस तरह का है बताना है। ऑप्शन ए, लिखित व नमनीय, बी, लिखित एवं कठोर, सी, अलिखित एवं कठोर और डी, अलिखित एवं नमनीय। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिखित एवं कठोर। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान की तरह है। अमेरिका में संविधान संशोधन दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा अनुमोदन जो है 3/4 यानी 3/4 राज्यों में के सहयोग से होना चाहिए, तब वो संशोधन हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति विशेष उपयोगी है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति कहाँ उपयोगी होती है बताना है। जहां पर ऑप्शन ए, एक दलीय व्यवस्था हो, बी, द्विदलीय व्यवस्था के लिए, सी, बहुदलीय व्यवस्था के लिए और डी, दल विहीन व्यवस्था के लिए। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था के लिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बहुदलीय व्यवस्था सर्वाधिक उपयोगी होती है। इसके जन्मदाता की हम बात कर लेते हैं तो आनुपातिक पद्धति
को जन्म दिया था विद्वान थॉमस हेयर ने। उन्होंने अपनी पुस्तक द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो कि 1857 में आई थी, इस बारे में चर्चा की थी। तो इस व्यवस्था के अनुसार जिस दल को चुनाव में जितना मत प्रतिशतता प्राप्त हो उसे उतने ही प्रतिशत सीट मिलेंगी, ऐसी व्यवस्था की जाती है। इस व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कौटिल्य की 60 गुण नीति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो 6 फोल्ड थ्योरी भी इसे बोलते हैं, इसमें क्या संबंधित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए संधि, बी यान, सी मैत्री, डी विग्रह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैत्री इसमें शामिल नहीं है। कौटिल्य जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाने वाले एक विद्वान थे। इन्होंने राज्य की सुरक्षा व शक्ति में वृद्धि के लिए 60 गुण नीति यानी 6 फोल्ड थ्योरी को जन्म दिया था। इसके अनुसार संधि में दोनों राज्यों के बीच में संबंध स्थापित हो जाते हैं और विग्रह में एक दूसरे के बीच में दुराग्रह फैलता है, यानी एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं। यान में आक्रमणकारी नीति को अपनाया जाता है। इसी प्रकार आसन एक और अन्य नीति है जिसमें विशेष परिस्थिति में मौन रहना होता है, किसी प्रकार का कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है। संश्रय में एक दूसरे के लिए स्वयं को समर्पण करना पड़ेगा। एक अन्य होता है द्वेधी भाव। तो द्वेधी भाव में एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ में संधि होना होता है। तो इस प्रकार से 6 प्रकार की संधियां उन्होंने बताई है, उसमें मैत्री नामक कोई संधि नहीं है। अगला प्रश्न है, संसद का शून्यकाल शुरू होता है। ऑप्शन ए 11 बजे दोपहर से पहले, बी 12 बजे दोपहर, सी दोपहर 1 बजे और डी बैठक के अंतिम घंटों में। तो दोस्तों सही उत्तर आप जानते हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 12 बजे दोपहर में संसद का शून्यकाल शुरू किया जाता है। अगला प्रश्न, और शून्यकाल के बारे में थोड़ी अगर हम बात करें तो बिना किसी पूर्व सूचना के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भारतीय संसद का नवाचार है, यानी इसको सर्वप्रथम स्टार्ट किया था भारतीय संसद ने। और शून्यकाल का प्रारंभ की बात करें तो 1962 से ये लगातार प्रयोग किया जा रहा है। तो बिना किसी सूचना के इसमें डायरेक्ट प्रश्न शून्यकाल के दौरान होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, राजस्थान। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रारंभ बलवंत राय मेहता की सिफारिशों पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में हुआ था। और बाद में फिर काफ़ी लंबे समय तक बहुत से राज्यों ने इसे फॉलो नहीं किया। 73वां संविधान संशोधन होता है जिसके बारे में आपको पता है 1992 में, जो कि 1993 से लागू भी हो गया था। और इसके अलावा 1994 में भी 74वां संविधान संशोधन होता है। तो 73 में आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है और 74वें संविधान संशोधन जो कि 1994 में हुआ, इसमें आपको नगरीय प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो सर्वप्रथम लागू करने वाला जो राज्य है वो राजस्थान है। ये बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर है, 1959 में 2 अक्टूबर को लागू किया गया था। और जो नया जो पंचायती राज अधिनियम आया था उसके तहत अगर पूछता है प्रश्न तो मध्य प्रदेश जो है उसमें सबसे पहले पंचायत चुनाव करवाए थे और उसने सबसे पहले इसे लागू किया था। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट साइमन का योगदान किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए संचार, बी प्राधिकार, सी नेतृत्व और डी निर्णय निर्माण। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निर्णय निर्माण के विषय में हर्बर्ट साइमन ने काफ़ी कुछ कहा है। इन्होंने निर्णय निर्माण की वकालत की है और इन्होंने बताया है कि निर्णय निर्माण का अर्थ होता है तथ्यों व मूल्यों का मिश्रित अभिव्यक्ति। निर्णय में ऐसे संकल्प को चुन लिया जाता है जो अधिकतम सकारात्मक और निम्नतम नकारात्मक हो। मतलब बहुत सारे विकल्पों में से ऐसे विकल्प को हम चुनेंगे जो सबके लिए सकारात्मक ज़्यादा हो, नकारात्मक कम हो। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तीस्ता नदी जल विवाद किनके मध्य है? ऑप्शन ए भारत एवं नेपाल, बी भारत एवं बांग्लादेश, सी भारत एवं म्यांमार और डी नेपाल एवं बांग्लादेश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आएगा भारत एवं बांग्लादेश। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश के मध्य बहने वाली नदी है और 1983 में पहली बार इसके ऊपर समझौता हुआ था। और समझौते में ये बोला गया था कि लगभग 39% जल जो है वो भारत मुक्त प्रवाह के लिए छोड़ देगा।
बाकी का जल यूज़ कर सकता है। वर्तमान में जल विभाजन का स्थायी समझौता प्रभावित किया गया है, जिसके तहत 42.5% जल जो है वो भारत उपयोग करेगा और 37.5% जल बांग्लादेश व 20% मुक्त प्रवाह के लिए छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे विवाद अभी भी लगातार है, क्योंकि बांग्लादेश चाह रहा है कि आधे से ज़्यादा जल उनको मिले। अगला प्रश्न है, सरकारी आयोग रिपोर्ट संबंधित है, तो सरकारी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है बताना है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध, बी न्यायिक सुधार, सी चुनावी सुधार और डी योजना आयोग की शक्तियों पर। तो दोस्तों 1983 में आई थी सरकारी आयोग रिपोर्ट। RS सरकारिया इसके अध्यक्ष थे और क्षमा चाहेंगे, आयोग बना था 1983 में और रिपोर्ट आई थी 1987 में। तो रिपोर्ट का संबंध किससे है, तो केंद्र और राज्य के संबंध से है। केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं उससे संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 59, बी अनुच्छेद 60, सी अनुच्छेद 61, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 61। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर संवैधानिक उल्लंघन की दिशा में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, इसके विषय में बात करता है। एक बात और है कि जब भी महाभियोग लाया जाता है तो 14 दिन पहले ही उन्हें एक प्रकार से नोटिस देना पड़ता है, यानी इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, तथा 1/4 सदस्य यानी 1/4 सदस्य जिसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं, ये प्रस्तावक के रूप में प्रस्ताव लाते हैं। इसको पास होने के लिए लेकिन ज़्यादा सदस्यों की आवश्यकता होती है, यानी प्रत्येक सदन से 2/3 बहुमत से ये पारित होगा, तभी महाभियोग लागू किया जाएगा और राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा। महाभियोग को एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से निम्नलिखित में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए विधायिका की, बी विधायनी समितियों की, सी नौकरशाही की और डी मंत्रिपरिषद की। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है नौकरशाही की। प्रदत्त विधायन की शक्ति कार्यपालिका की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। आधुनिक समय में विधायिका के कार्यक्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण विधि निर्माण की कुछ शक्तियां कार्यपालिका को सौंप दी जाती है, मतलब कार्यपालिका खुद कुछ शक्तियों का उपयोग डायरेक्ट कर सकता है। इस प्रक्रिया को प्रदत्त विधायन कहा जाता है। तो प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से आपको याद रखना है, नौकरशाही में जब कार्यपालिका को शक्ति मिल जाएगी तो कार्यपालिका डायरेक्ट रिलेटेड होती है नौकरशाही से, जो कि नीति निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से और नीति को लागू करने में प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है, इसलिए उनकी शक्ति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष है। ऑप्शन ए विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव, बी शासन में स्थिरता, सी निर्णय में शीघ्रता, डी विधायिका दल अनुशासन में कम प्रभावित रहती है। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोष के रूप में आप काउंट कर सकते हैं, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव इसमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि शास्त्र का तिरोहित बिंदु है, किसका कथन है। तो किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि शास्त्र का तिरोहित बिंदु है। ऑप्शन ए ऑस्टिन, बी गार्नर, सी इसमें ऑप्शन दिया है हेनरी मैन और डी इसमें ऑप्शन दिया है हॉलैंड। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हॉलैंड। हॉलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को विधि शास्त्र का तिरोहित बिंदु माना है और इस कथन से ये आशय हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन पूर्ण रूप से राज्यों की इच्छा पर निर्भर है। उनको जबरदस्ती किसी प्रकार से ये कानून जो बनाया गया उसको लागू कर या उसे फॉलो करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। और इस प्रकार से यह भी देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति एक प्रकार से अराजक प्रकार की हो जाती है, क्योंकि कोई भी अपने हिसाब से कार्य करता है। तो इसी वजह से हॉलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की विधि शास्त्र को तिरोहित बिंदु के रूप में उल्लेखित किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह था। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है चंपारण, बी असहयोग आंदोलन, सी नमक सत्याग्रह और डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह का नाम है चंपारण सत्याग्रह। 1917 में हुआ था, जिसने गांधी जी में बिहार के
जो किसान थे उनके साथ मिल करके तिनकठिया पद्धति का विरोध किया था। और इसमें उनके साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है? ऑप्शन ए आदर्शवाद, बी समाजवाद, सी सर्वाधिकारवाद और डी व्यक्तिवाद। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद चाहता है कि किसी प्रकार का हस्तक्षेप जो है वो इनके बीच में ना हो, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है। इसमें व्यक्तिवाद के अंतर्गत हम देखें कि व्यक्ति को इसमें एक विशिष्ट प्राणी माना जाता है और जेम्स मिल ने इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा है। मिल प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक के रूप में भी जाने जाते हैं और व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं। तो कई बार प्रश्न आता है कि राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में किसने मेंशन किया था? तो इसका उत्तर आ जाएगा मिल। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी मार्लिमेंटो सुधार 1909, सी मानफोर्ड सुधार 1919 और डी भारत शासन अधिनियम 1935। सही उत्तर आप जानते हैं ऑप्शन नंबर बी मार्लिमेंटो सुधार। इसमें भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्रत्येक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, यानी जो जिस वर्ग से संबंधित है वो उसी वर्ग के व्यक्तियों का निर्वाचन करेगा और उसी वर्ग के व्यक्ति उन्हें मत देंगे। इस प्रकार एक प्रकार से अंग्रेजों के हिसाब से ये सुधार था, लेकिन ये एक प्रकार से सांप्रदायिकता को जन्म देने जैसा हो जाता है, इसलिए कभी कभी इसे सांप्रदायिक निर्वाचन जो पद्धति है उसका आरंभ इसे कहा जाता है। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जनसंप्रभुता के आख्याता था? ऑप्शन ए बोंदा, बी हाब्स, सी रूसो, डी ऑस्टिन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूसो। रूसो को जन संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता के जनक के रूप में जाना जाता है। रूसो ने अपने ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामान्य इच्छा के विषय में बातचीत की है। सामान्य इच्छा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की इच्छा नहीं होती है, एक ऐसी इच्छा होती है जो सभी के हित में कार्य करे। रूसो ने सामान्य इच्छा को अदेय, सार्वभौमिक, अविभाज्य और सर्वदा सत्य होने वाली इच्छा कहा है, यानी सत्य प्रमाणित किया है। तो यहाँ पे जन प्रभुता के आख्याता के रूप में हम देखते हैं रूसो को। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी लोकसभा के अध्यक्ष की सहमति से उपराष्ट्रपति। सही उत्तर आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। जब भी संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो उस सदन की कार्रवाई को आरंभ करते हैं, उसकी अध्यक्षता यानी लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल, बी सुख एवं दुख का गणक बेंथम, सी दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो और डी बहुल मतदान का निषेध मिल। तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिल। इसके अलावा सकारात्मक स्वतंत्रता के विषय में हीगल ने बात की है। सुख एवं दुख के बारे में यानी अधिकतम सुख के क्या विचार बेंथम का था, आपने इसके बारे में पहले पढ़ा है। और दार्शनिक राजा का सिद्धांत भी प्लेटो के द्वारा दिया गया है, राजा को एक दार्शनिक की तरह होना चाहिए, इस तरह की बातें उसने की हैं। लेकिन बहुल मतदान का निषेध मिल करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मिल ने लोकतांत्रिक संबंधी अपने विचारों में एक व्यक्ति एक मत व्यवस्था का विरोध किया तथा इसके स्थान पर बहुल मतदान का समर्थन किया था। तो ये समर्थक रहे हैं ना कि विरोधी। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, राजनीतिक संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए संकुचित राजनीतिक संस्कृति, बी प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति, सी संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति और डी सहभागी राजनीतिक संस्कृति। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आमंड और वर्मा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में संवैधानिक राजनीति संस्कृति को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी द सिविक कल्चर, जो कि 1963 में आई थी। इसमें लोकतंत्र की स्थिरता और अस्थिरता के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही हैं और उन्होंने संकुचित राजनीतिक संस्कृति
अफ्रीकन प्रदेश में किस तरह से लागू होगी ये भी बताया है। प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति तात्कालीन साम्यवादी देशों में किस तरह से लागू होती है। साथ ही सहभागी राजनीतिक संस्कृति यूरोप और अमेरिकी जैसे राष्ट्रों में किस तरह से लागू होती है, इसके बारे में उन्होंने बातचीत की है। किताब का नाम मैं दोबारा बता देता हूँ, द सिविक कल्चर, जो कि 1963 में आई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसने न्याय के अधिकारिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए जॉन रॉल्स, बी रॉबर्ट नॉजिक, सी माइकल ऑक्सार्ट और डी माइकल वाल्जर। सही उत्तर इसमें दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक ने न्याय के अधिकारिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनकी किताब थी, उसका नाम है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। दोबारा बोल रहा हूं दोस्तों, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में आई थी। नॉजिक ने राल्स के सिद्धांत की आलोचना करते हुए आत्मस्वामित्व के सिद्धांत के आधार पर न्याय का सिद्धांत दिया था। तो आप याद रखेंगे, न्याय के अधिकारिता के सिद्धांत का प्रतिपादक है रॉबर्ट नॉजिक। अगला प्रश्न, प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है। ऑप्शन ए व्यवहारवाद से, बी उदारवाद से, सी मार्क्सवाद से और डी उत्तर व्यवहारवाद से। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर व्यवहारवाद। तो उत्तर व्यवहारवाद का से संबंधित है प्रासंगिकता का सिद्धांत। डेविड ईस्टन ने यह सिद्धांत दिया था 1969 में, और इन्होंने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में इसकी घोषणा की है। उसमें वास्तविक क्रांति की संज्ञा दी है, और इसे क्या दिया है, वास्तविक क्रांति की संज्ञा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के प्रावधान से संबंधित मूल सिद्धांत है। ऑप्शन ए अहस्तेप सिद्धांत, बी कल्याणकारी राज का सिद्धांत, सी बहुलवादी सिद्धांत और डी विकासवादी सिद्धांत। यहाँ बात की जा रही है सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्याणकारी राज का सिद्धांत ही सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के प्रावधान से संबंधित दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अपने लक्ष्यों में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का ये पोषण करता हुआ दिखता है, और हर प्रकार से लोग जो रह रहे हैं या राज्य में जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, इसके बारे में बातचीत की गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसने माना कि राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है। तो किसने माना कि राजनीति जो है वो मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है। ऑप्शन ए डेविड ईस्टन, बी सैमुअल जॉनसन, सी मैकियावेली और डी लॉर्ड एक्टन। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए कहा कि जो राज्य है वो मूल्यों का आधारिक आवंटन है। साथ ही डेविड ईस्टन यह भी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है। यह प्राधिकारी होता है तथा समाज पर बड़े रूप में लागू किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ए ट्रीटाइस ऑन लिबर्टी। तो दोस्तों ये ट्रीटाइस नहीं है, ए ट्रीटिस ऑन लिबर्टी है। इसके लेखक बताना है। ऑप्शन ए प्लेटो, बी रूसो, सी जे.एस. मिल और डी ऑप्शन नंबर डी है डी टैक्टिकल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, जे.एस. मिल। अ ट्रीटाइस ऑन लिबर्टी जो 1859 में आई थी, जे.एस. मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। इसमें मिल ने स्वतंत्रता की नकारात्मक संकल्पना जो है वो प्रतिपादित की थी, और मिल ने स्वतंत्रता को व्यक्तिपरक व विकास का पूरक बताया था। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, ए ट्रीटाइस ऑन लिबर्टी जो किताब है वो जे.एस. मिल से संबंधित है, और ये 1859 में पब्लिश हुई थी। अगला प्रश्न है, आसियान का औपचारिक रूप से गठन हुआ। तो औपचारिक गठन बताएंगे, उसका समय। ऑप्शन ए है 1967, बी 1968, सी 1969, 1970। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1967। एशियाई देशों का एक सम्मेलन है जो कि बांडुंग में हुआ था 1955 में। इसमें एशियाई अफ्रीकी एकता निर्मित करने का प्रयत्न किया गया, और कालांतर में आसियान जो देश समूह है उनका निर्माण हुआ। 1967 में इनका निर्माण कंप्लीट होता है। 1955 में सम्मेलन हुआ, 1967 में इसका निर्माण हुआ। इसमें 5 देश सम्मिलित थे उस समय पे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को ग्रहित किया गया। तो आपातकालीन शक्ति कहाँ से लाया गया भारतीय संविधान में। ऑप्शन ए स्पेन के संविधान से, बी आयरलैंड के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से और डी जो है जर्मन के वाइमर संविधान से। सही उत्तर आप जानते हैं, जर्मन के वाइमर सिद्धांत से
ही भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को ले लिया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे, ये है की जगह थे पढ़ें, वे होते थे। ऑप्शन ए अनुसूचित जातियों के, बी एंग्लो इंडियन समुदाय के, सी अनुसूचित जनजाति के और डी विशेष ज्ञान एवं अनुभव वाले व्यक्ति। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, जो 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे वो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते थे। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में किया गया था। इसके अनुसार यह था कि राष्ट्रपति को यदि लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो इस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए वो मनोनीत कर सकते थे, लेकिन इसे संविधान संशोधन 104 के द्वारा खत्म कर दिया गया है और अब ये जो है मनोनयन होना बंद हो चुका है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। इसमें हमने 60 प्रश्नों को कवर किया है और इस तरह से हमारे पास में लगभग 440 प्रश्न हो चुके हैं और 60 प्रश्न बाकी हैं। 500 प्रश्न की आपको प्रैक्टिस कराना है, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। जल्दी मैं आपको थिंकर्स से संबंधित और उनकी बुक से संबंधित वीडियो ला के दूंगा। तब तक आप हमारे साथ लगातार बने रहें, लगातार प्रैक्टिस करें। धन्यवाद। जय हिंद।